नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत कक्षा 11 सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सब विद्यार्थियों को जो हम पिछले व्याख्यान में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ चुके हैं उसका विभिन्न कारणों से अपरदन हो जाता है और उस अपरदन के क्या कारण हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब का अध्ययन हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले चित्र देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो चित्र आप देख रहे हैं ये किन्हीं कारणों से मिट्टी कट गई है। तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अवक्रमण या डिग्रेडेशन कहलाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता का ह्रास हो जाता है, मिट्टी का पोषण स्तर घट जाता है, वो अनफर्टाइल हो जाती है और विभिन्न साधनों से ये मृदा का अवक्रमण या डिग्रेडेशन होता रहता है, जिसके मूल कारण हैं भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा। तो डेजर्ट के अंदर वायु मृदा को अपरदित कर देती है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर वर्षा का जल अपरदित कर देता है मिट्टी को, यानी डेजर्ट में वायु और पहाड़ी क्षेत्रों में रेनफॉल। तो इन कारणों से मिट्टी अवक्रमित हो जाती है। मृदा अपरदन सॉइल डिग्रेडेशन का मूल कारण है। भारत में लगभग 2.18 करोड़ हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन और मृदा क्षय से प्रभावित है। मृदा अवक्रमण के विभिन्न प्रकार, जैसे घाटी, उपघाटी कटाव या अवनाली का अपरदन, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ ऐसे नालियाँ सी बन जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से जब पानी तेज़ी से नीचे की ओर आता है तो वो तेज़ी से अवनालिकाओं का निर्माण करता है, जिससे मिट्टी कट जाती है। अक्षारीयता व लवणीयता, जिन प्रदेशों में बहुत अधिक सिंचाई होती है या वो शुष्क प्रदेश होते हैं और वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है या सिंचाई के कारण से अंदर के परतों से खारापन मिट्टी में ऊपर आ जाता है, या किसी स्थान पर वाटर लॉगिंग के कारण से मिट्टी जलाक्रांता की समस्या के कारण से ऊसर हो जाती है, तो ऐसे प्रदेशों में मिट्टी का अवक्रमण अक्षारीयता या लवणता के कारण होता है। ऐसी भारत में लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि है। खरपतवार के कारण अवक्रमण, भूमि पर बहुत अधिक खरपतवार उग जाता है, जिसके कारण से भी मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। ऐसा मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में बहुत अधिक देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसके अंतर्गत लगभग भारत की 40 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। जलाक्रांता या वाटर लॉगिंग, इस प्रकार की समस्या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा नहरी सिंचाई होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा। इन प्रदेशों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, यानी लगातार नहरों में पानी चलता रहता है और वो रिसाव कर करके आसपास की ज़मीन को दलदली बना देता है या उसमें बहुत अधिक पानी भरा रहता है। उप पर्वतीय कटाव से मिट्टी का अवक्रमण, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब के और हरियाणा के जो हिली एरिया हैं उनमें इस प्रकार का डिग्रेडेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें वर्षा के जल जो है मिट्टी का कटाव करता है। नेक्स्ट आता है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। भूपृष्ठ की ऊपरी परत का हवाओं के साथ उड़ जाना या पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन एक विकराल समस्या है। क्योंकि इसके कारण से भूपृष्ठ की ऊपरी जो परत है, जिसे हम सॉइल कहते हैं, जो खेती के लिए जिसमें उपजाऊपन होता है, वो बहकर चली जाती है पानी के साथ या हवा के साथ उड़ के चली जाती है, जिससे मृदा
की पूरी लेयर का ही विनाश हो जाता है। इसे भारतीय कृषि का सबसे निर्दयी शत्रु भी कहते हैं, सॉइल इरोजन को। क्योंकि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1/8 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी सॉइल इरोजन के कारण से नष्ट हो रही है और लगभग भारत में प्रति वर्ष औसतन 2% से अधिक उपजाऊ भाग मिट्टी का बह जाता है। जबकि अगर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत की बात करें तो उसको बनने में भी लाखों साल लगते हैं, लेकिन वो कट मिनटों या घंटों में जाती है। एक दिन की बारिश में ही बहुत सारी मिट्टी अपरदित हो जाती है। अकेली गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी लगभग 30 करोड़ टन मिट्टी हर साल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डिपॉजिट कर देती है, सुंदरवन डेल्टा में। तो इस प्रकार से ये जो अपरदन है, सॉइल इरोजन है, इसे मिट्टी का निर्दयी शत्रु मानते हैं और इसे क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल भी कहते हैं, यानी मृदा की इसे रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार, वायु और जल 2 मूल कारण हैं जो मृदा को अपरदित करते हैं। इनके आधार पर हम मृदा अपरदन को 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है जल के द्वारा अपरदन यानी वाटर इरोजन, सेकंड वन है विंड इरोजन या पवन के द्वारा अपरदन। जल के द्वारा अपरदन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर बारिश अधिक होती है, जो ढलवां क्षेत्र होते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर तेज़ी से नीचे की ओर बहता पानी अपने साथ सारी मृदा को बहा ले जाता है और ये कई प्रकार से मृदा का अपरदन करता है, जिसमें प्रमुख है परतदार अपरदन या सीट इरोजन। यानी जब तेज़ी से बारिश होती है तो बारिश के पानी में पूरी की पूरी मिट्टी की ऊपर की लेयर घुल के बहकर चली जाती है, तो इसे परतदार अपरदन कहते हैं। दूसरा होता है अक्षुद्र सरिता अपरदन। छोटी छोटी नालिकाएं या वाहिकाएं बन जाती हैं जो मिट्टी को काटती रहती हैं, तो इस प्रकार का अपरदन होता है, तो उसे हम रील इरोजन कहते हैं। थर्ड वन आता है गली इरोजन। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऐसी गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, यानी ऊंचे से नीचे स्थान की ओर, यानी ढलवां भूमि पर जब पानी तेजी से नीचे की ओर आता है तो वो अपने साथ मिट्टी को गहरी अवनालिकाओं में काट देता है, जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। इससे भूमि जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत चंबल नदी ने बहुत अधिक बीहड्स का निर्माण किया है। इसी प्रकार से सपर्ण अपरदन या स्लिप इरोजन यानी ऊपर के पहाड़ी ढलान से, जैसे ऐसे ढलान है और ऊपर बरसात का पानी जब होता है तो मिट्टी की लेयर्स में पानी डिपॉजिट हो जाता है, वो सोख लेती है, तो पूरी की पूरी लेयर ही नीचे खिसक जाती है, जिसे हम सर्पण अपरदन या स्लिप इरोजन कहते हैं। इसको आप लैंडस्लाइड भी एक प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट है नदी तट अपरदन। जब नदी बहती है तो वो अपने पार्श्व यानी दोनों किनारों को और तलहटी को काटती रहती है, तो इस प्रकार से मिट्टी अपनी तल को गहरा करती रहती है और किनारों को चौड़ा करती रहती है, जिससे मिट्टी का अपरदन होता है। तटीय अपरदन यानी जब ज्वार भाटा आता है समुद्रों के किनारे पर, तो लहरें भी और ज्वार का पानी भी किनारों पर मिट्टी से तटों से टकराता रहता है, जिससे मिट्टी अपरदित हो जाती है। अब बात आती है कि वायु के द्वारा अपरदन। तो वायु जो है वो डेजर्ट प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में या अर्ध शुष्क प्रदेशों में ज़्यादा प्रभावशाली होती है। वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से हवाएं आती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। धूल का गुबार जो है वो अपने साथ हवा उड़ा कर ले जाती है, तो इस धूल के गुबार में बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी वायु के साथ उड़कर हजारों किलोमीटर दूर तक चली जा सकती है। तो डेजर्ट या शुष्क प्रदेशों में विंड इरोजन ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कभी कभी डेजर्ट के प्रदेशों में बहुत तेज़ बारिश होने से भी मिट्टी अपरदित हो जाती है। अब बात आती है कि मृदा अपरदन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हानियां होंगी। सबसे पहले आकस्मिक बाढ़ें आएंगी, क्योंकि मिट्टी जो है नदी की घाटी में जम जाएगी और पानी जो है वो आसपास के एरिया में फैलेगा।
दूसरा क्या होगा, फसलों को नुकसान होगा। तीसरा, जो कुएं और नलकूप है उनका चौवा नीचा हो जाएगा और सिंचाई में बाधा आएगी। साथ ही साथ बालू के जमाव से नदी, नहरों और बंदरगाहों के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, वहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। नदी घाटियों में अपरदित जो पदार्थ है, सिल्ट है, उसके जमाव के कारण से जल की जो रिवर की, नहर की, कोई भी जो जलीय क्षेत्र है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इनके कारण से बहुत अधिक बाढ़ें आती हैं, फ्लड्स आते हैं। जैसे कोसी नदी है बिहार में, नेपाल से जब वो मैदानी भागों में बिहार में प्रवेश करती है तो उसका पानी कई शाखाओं में वितरित हो जाता है और नेपाली भागों से जो सिल्ट आता है वो रिवर की वैली में डिपॉजिट होकर आसपास के एरिया को डुबो देता है। इसलिए बिहार में कोसी नदी को बिहार का सोरो भी कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार इसको कहा जाता है। उपजाऊपन नष्ट हो जाता है क्योंकि सारी परत मिट्टी की पानी के साथ बहकर चली जाती है। अवनालिकाओं के कारण भूमि जो है वो बीहर्स में बदल जाती है और वह कृषि के अयोग्य हो जाती है। इसी प्रकार से बात आती है कि मृदा अपरदन के कारण क्या हैं। देखो, दो मूल कारण तो हैं, एक वायु और दूसरा वर्षा का जल। इनके साथ साथ कुछ और कारण भी हैं, जैसे वनों का अंधाधुंध कटाव। जब हम बहुत अधिक पेड़ काट देते हैं तो वर्षा का जल सीधा मिट्टी पर टकराता है। दूसरा, पेड़ जो है मिट्टी को अपनी जड़ों में जकड़ कर रखते हैं, अपरदित नहीं होने देते। लेकिन यदि हम वनों को अंधाधुंध काटते रहेंगे तो मृदा अपरदन बढ़ेगा। अत्यधिक पशुचारण, जब किसी एरिया में बहुत अधिक पशु चराए जाते हैं तो पशुओं के जो खुर हैं वो मिट्टी की ऊपर की परत को खुरदरी कर देते हैं, जो वायु के साथ और वर्षा के जल के साथ जल्दी से कट जाती हैं। इसी प्रकार से स्थानांतरित या झूमिंग खेती करना, इस प्रकार की खेती जनजातीय लोग करते हैं, जो खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की खेती की जाती है कि वनों में आग लगा दी जाती है, जितना एरिया जल के खाली हो जाता है उसमें बीज आदि छिड़क दिए जाते हैं, बरसात में वो बीज उग जाते हैं। लेकिन यह खेती जिसे हम झूम खेती कहते हैं या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, इसके कारण से मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। तो ये मृदा के लिहाज से अच्छी नहीं है। अवैज्ञानिक ढंग से खेती करना, जैसे समोच्च रेखीय जुताई न करना, यानी ऐसे ढलवां भूमि है और उसकी लास्ट जुताई अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जब बरसात होगी तो पानी तेजी से नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हमने लास्ट जुताई ऐसे करनी चाहिए, यानी समोच्च बराबर ऊंचाई पर जुताई करनी चाहिए, ताकि यहाँ से मिट्टी कटे तो वो यहाँ फंस जाए, यहाँ से कटेगी तो यहाँ फंस जाएगी। तो इस प्रकार से फसल चक्कर न अपनाना, लगातार एक खेत में एक ही फसल बोना, तो उससे भी मृदा अपरदन होगा। तो इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। अति सिंचाई, किसी एरिया में यदि बहुत ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल का पानी या नहरों का पानी देंगे, तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर के हिस्से हैं उनसे खारापन ज़मीन के ऊपर वाली लेयर्स में आ जाता है, जो पौधों के लिए उपजाऊपन रखती है, उपजाऊ हिस्सा होता है। तो उसके कारण से मिट्टी अम्लीय या अक्षारीय हो जाती है, उत्सर हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को क्षीण कर देता है, खराब कर देता है। जितनी ज़रूरत है केवल उतना थोड़ा सा उर्वरक यूज करना चाहिए। इससे भी अच्छा ये है कि हम गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें, हुमस युक्त जो है उर्वरक खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करने से मिट्टी एक तो केमिकलाइज्ड हो जाती है और दूसरा वो कठोर हो जाती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कुछ कारण हैं जो सॉइल इरोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात आती है सॉइल कंजर्वेशन की, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम कैसे बनाकर रख सकते हैं, उसके लिए किए गए प्रयास सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय, प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने कुछ कारण पढ़े थे। यदि हम उन कारणों पर गौर करें तो उन कारणों में ही सॉइल कंजर्वेशन के जवाब छुपे हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था अंधाधुंध कटाई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। यदि हम वृक्षों की कटाई रोक दें और वृक्षारोपण अधिक करें तो मृदा संरक्षित होगी। सेकंड वन, पहाड़ी क्षेत्रों में
नदियों पर डैम बनाना चाहिए। जैसे कोसी नदी जब मैदानों में आती है तो बहुत सारा फ्लड आता है। यदि नेपाल के एरिया में जो हिमालय है नेपाल में, वहाँ पर अगर उस पर डैम बन जाए तो पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, जिससे मृदा अपरदन रुकेगा। तो नदियों पर डैम बनाए जा सकते हैं। पशु चारण को नियंत्रित करना, जैसे ऐसे खुले में नहीं चराना, तो हमें चरागाहों को कुछ हिस्सों में बांट लेना चाहिए कि पहले एक हिस्से में पशु चरेंगे, जब उसमें घास उग जाएगी तो दूसरे में चरेंगे, फिर तीसरे में, ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए। पंक्तिबद्ध पौधारोपण या रक्षक मेखला, जो डेजर्ट होते हैं उनके किनारों पर हमें पेड़ पौधों की एक श्रृंखला लगानी चाहिए। पहले झाड़ी नुमा पौधे, फिर उससे बड़े और फिर ऊंचे पेड़। तो उससे क्या होगा कि डेजर्ट से जब हवा आएगी तो पहले झाड़ियों से, फिर ऊंचे पौधों से और फिर बड़े पेड़ों से टकराएगी तो हवा ऊपर की ओर उठेगी, और जैसे ही मिट्टी ऊपर की ओर उठेगी तो उसके साथ आए मिट्टी के कण वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इससे मरुस्थलों का प्रसार भी रुकेगा और मृदा अपरदन भी कंट्रोल रहेगा। कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ढलान के अनुरूप हमने लास्ट जो जुताई है वो नहीं करनी है, आखिरी जुताई हमें समोच्च रेखीय करनी है, ढलान के विपरीत। तो और बार बार जो फसल हम एक खेत में एक ही ले रहे हैं तो उसको हमने रोटेट करना चाहिए। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ टेरिस एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, तो इसमें सीढ़ी की तरह से हम खेतों को कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये नैनीताल पंगोट नामक एक स्थान है, तो वहाँ से मैंने खुद पिक्चराइज किया है आपके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ऐसे ही जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समुच्च रेखीय कंटूर एग्रीकल्चर करनी चाहिए, यानी लास्ट जो प्लगिंग है खेत की, तो वो हमने ऐसे करनी चाहिए, ढलान के ऐसे। दूसरा है फसलों को बदल बदल कर बोना, यानी फसलों का हेर फेर अपनाना चाहिए। अवनालिकाओं को भरना, बारिश की ऋतु से पहले हमें जो अवनालिकाएं हैं उसको मिट्टी से भर देना चाहिए, तो उससे भी मृदा अपरदन रुक सकता है। खेतों की मेड़बंदी करना, यानी जो खेतों के मेड़ होते हैं उनके किनारों को हमने बारिश की ऋतु से पहले ही बंद कर देना चाहिए, ताकि एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए, यानी एक खेत का उपजाऊपन दूसरे खेत में ना जाए या ढलान के अनुरूप ना जाए। रक्षक मेखला लगाना, भूमि को हवाओं की दिशा में समकोण पर जोतना, यानी जिन डेजर्ट एरिया में मान लो ऐसे है डेजर्ट, यहाँ हवा आ रही है तो हमें लास्ट जो जुताई है वो ऐसे करनी चाहिए, यानी हवा सीधी आएगी तो जुताई हम लास्ट की उसके समकोण पर करेंगे, तो उससे मिट्टी कम अपरदित होगी। फसल काटते समय पौधों को 30 से 50 सेंटीमीटर डंठल छोड़कर करना है, यानी बिल्कुल जो कटाई है वो ज़मीन से सटाकर ना करें, थोड़ा सा डंठल इतना सा छोड़ दें। उससे क्या होगा कि मिट्टी की जड़ें जो हैं वो जो भी फसलें हैं, जैसे हमने राइस की फसल ली और बाद में उसका जो डंठल है उसको थोड़ा सा इतनी ऊपर से काटा, तो वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, इससे मृदा अपरदित होने से बच जाएगी। ये आप चित्र के माध्यम से सीढ़ी नुमा खेतों का एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। ये आप टेरेस सीढ़ी नुमा खेती आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये छोटे से चेक डैम भी बनाए जा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी रेगुलराइज्ड वानिकी, पेड़ों की एक श्रृंखला लगाना, बाढ़ के जल को रोकने के लिए डैम बनाना। इसके अलावा खनन, जिन एरिया में माइनिंग अधिक होता है, जैसे छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा आदि, तो इसमें खनन के बाद हमें उन खड्डों को मिट्टी से भर देना चाहिए ताकि अपरदन ना हो। इसके अलावा भूमि को उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही यूज करना, एक खेत में लगातार फसलें हमें नहीं लेनी चाहिए, उसको कुछ समय के लिए प्रति भूमि के रूप में हम खाली छोड़ सकते हैं और उसमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए और उसमें हरी खाद या गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। भूमि उपयोग के लिए मानचित्र बनाकर भी हम भूमि उपयोग को यूटिलाइज कर सकते हैं और लोगों में मृदा संरक्षण के लाभों के प्रति जागरूकता लाकर भी हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ये आप एक इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, सेंट्रल राइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये जोधपुर के अंदर है, इसे शॉर्ट फॉर्म में काजरी बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि काजरी क्या है। सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर राजस्थान में है और ये भारत का बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1959 में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावली जैसे ह्यूमस, मिट्टी में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के गले सड़े अंश को ह्यूमस कहते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मृदा जनन, पैडोजेनिस, पैडोजेनिस ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैडो मीन्स सॉइल और जेनिस मीन्स जन्म। निक्सालन, आर्द्र प्रदेशों के अंदर मिट्टी की ऊपर की परत के जो पोषक तत्व हैं वो नीचे की परतों में चले जाते हैं और इस प्रकार से जो मिट्टी के अंदर प्रोसेस होती है उसे हम निक्सालन या लीचिंग कहते हैं। शुष्क कृषि, ऐसे प्रदेश जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है उन प्रदेशों के अंदर खेती करना ड्राई फार्मिंग या बरानी कृषि कहलाता है, बगैर सिंचाई के खेती करना, जैसे सरसों की खेती करना, चने की खेती करना आदि। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन है pH वैल्यू, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह मृदा की अम्लीयता यानी एसिडिटी और अक्षारीयता अल्कलाइनिटी का निर्धारण करने का एक माप होता है। जिन मिट्टियों का pH वैल्यू 7 से कम है वो अम्लीय मिट्टी कहलाएंगी और जिनका pH वैल्यू 7 से अधिक है वो अक्षारीय मिट्टी कहलाएंगी। ये दोनों ही मिट्टियाँ खेती के लिए अनुकूल नहीं होती। जो अम्लीय मिट्टी हैं यानी जिनका pH वैल्यू कम है उनमें चूना डालना चाहिए और जिन मिट्टियों में pH वैल्यू अधिक है यानी वो जो अक्षारीय हैं उनमें जिप्सम डालना चाहिए। तो अम्लीय मिट्टियों में चूना डालकर और अक्षारीय मिट्टियों में जिप्सम डालकर हम जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के आधार पर अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे मृदा अपरदन क्या है, इसके क्या कारण हैं या इसके प्रकार कौन से हैं। मृदा अपरदन के कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा संरक्षण के प्रमुख सॉल्यूशन क्या हैं। काजरी का पूरा नाम क्या है, यह संस्था भारत में कहाँ पर स्थित है। pH वैल्यू क्या है, मृदा में pH वैल्यू का क्या महत्व है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप व्याख्यान के आधार पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।